हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा। और व्यूअर्स, जिस तरह के पूरी दुनिया इस वक्त कंफ्यूज है, अलर्ट है, परेशान है कि अफगानिस्तान में आइंदा आने वाला जो एक सोशो पॉलिटिकल और एनवायरनमेंट किस तरह का होगा, एक कल्चरल लैंडस्केप किस तरह का डेवलप होगा, क्या तालिबान ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा रेडिकल होंगे, और जो आजकल वो पीआर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और वो मीडिया को किस तरह स्पेस देंगे। क्योंकि कल मैं देख रहा था कि डीडब्ल्यू के एक कॉरेस्पॉन्डेंट को या उसको कहीं वो ढूंढ रहे थे, तो पर उसकी फैमिली के किसी कजन को उन्होंने गोली मार दी। तो एक जो माहौल नजर आ रहा है वो बड़ा कंफ्यूज है, भले वो पॉलिटिकल सिचुएशन हो, कल्चरल सिचुएशन हो, और जो इस वक्त की जो सोशल एनवायरनमेंट हो उस हवाले से, एंड मीडिया फ्रीडम के हवाले से भी। इस सिलसिले में मैंने रिक्वेस्ट की बात करने के लिए जनाब अब्दुल बासित साहब से, जो रिसर्चर हैं RISS सिंगापुर में, और अक्सर हमें टाइम देते हैं। बासित साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। मुझे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया चीमा साहब। गुड टू बी ऑन योर शो। थैंक यू बासित साहब, बहुत मेहरबानी। बासित साहब, आप तो लिखते रहते हैं और आपकी बहुत ज़्यादा रिसर्च है अफगानिस्तान के हवाले से। सर, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, जो मेरा पहला सवाल है, कि एक क्या लोगों को कन्फ्यूजन है, या पाकिस्तान में बात हो रही है या दुनिया में बात हो रही है, तालिबान जो हैं वो ये जो 2.0 जो कहा जा रहा है ये मॉडरेट हैं, या कि ये उसी तरह रेडिकल हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये रेडिकल ही हैं। बट आपकी क्या रिसर्च कहती है, आपका पर्सपेक्टिव क्या कहता है, आपकी तहकीक क्या कहती है? देखें, इसमें दो बातें शुरू में करता हूँ, फिर उस पर डिटेल बना लेते हैं। 1.0 वर्सेस 2.0 की जो बात है, और उस पर जो मुख्तलिफ हाइपोथेसीज हैं उस पर भी कर लेते हैं बात। देखिए, एक तो यह है कि सब जल्दी में लग रहे हैं, समेत पाकिस्तानियों के और इंटरनेशनल कम्युनिटी के, कि जी हो गए हैं मॉडरेट और नहीं हुए मॉडरेट, जल्दी में सब। दूसरी बात यह है, लॉजिकल जो उससे अगली निकलती है, वो यह है कि टाइम विल टेल, वक्त दें, सबको जवाब पता चल जाएगा। तालिबान अब वो इंसर्जेंसी नहीं है जो पहाड़ों से छुप के वार कर रही है या कहीं से भी आ रही है। अब वो मीडिया की पूरी फुल ग्लेयर के अंदर है, उन्होंने खुद भी आना है और उससे पता चलेगा। सोशल मीडिया के दौर में कुछ छुपा नहीं रह सकता। आपने जिक्र किया, जो वाकयात हो रहे हैं वो भी रिपोर्ट हो रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो भी रिपोर्ट हो रहा है, जो वो करेंगे वो भी रिपोर्ट होगा, सामने आ जाएगा। तो सब जल्दी में लग रहे हैं, क्योंकि जितनी तेजी से चीजें हुई हैं, अनएक्सपेक्टेडली तेज हुई हैं। खैर, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था। जिस तरह की अब बातें अमेरिकन इंटेलिजेंस, अमेरिकन मीडिया को लीक कर रही है, वो साफ बता रहे हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को शायद उन्होंने बता दिया था कि अपना प्लान रिविजिट करें, काबुल फॉल हो जाएगा, अफगान फोर्सेस नहीं लड़ पाएंगी, आप रुक जाएं, इसको देख ले। लेकिन वो पहले ही प्लान बना चुके थे, तो उन्होंने रुकना मुनासिब नहीं समझा। तो अब ब्लेम कौन ले? तो अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है, ये जो उनका मिलिट्री की साइड है, वो लीक कर रही है वो बातें मीडिया को, जिसमें अब ये पता चल रहा है कि ये शायद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला था, जो भी हो जाए हमने यहां से जाना ही जाना है। तो ये जिस तरह हुआ, उसकी वजह से तालिबान अब एकदम आ गए हैं। अब जब आ गए हैं तो अब लोग कह रहे हैं कि ये हुए मॉडरेट या ये नहीं हुए, तो जल्दी में लग रही है। अब मैं आ जाता हूं सवाल का जवाब देने पे। तो थ्योरीज देख लेते हैं जी, इस पे हैं क्या क्या, लोग क्या कह रहे हैं। एक तो थ्योरी है जो लिटरेचर में है, जो रिसर्च में है, वो टोटल उलट है। वो है तालिबान वर्सेस नियो तालिबान। और वो रिसर्च तो ये बताती है कि नियो तालिबान जो हैं वो पुराने तालिबान से ज्यादा एक्सट्रीम हैं। वो अलकायदा के साथ रहे हैं, लड़े हैं, नई जनरेशन है, नए लोग हैं। जैसे हम ISS के मिलिटेंट्स को देखते थे, बहुत ही एक्सट्रीम किस्म के, सोशल मीडिया यूज करने वाले, तो ये तो बड़े हार्ड लाइनर हैं उन पुरानों से भी। तो ये तो बहुत ही ज्यादा एक सख्त स्टांस लेंगे। ये एक थ्योरी एग्जिस्ट करती है। अब हम एक नई, ये तो रिसर्च में बात है, और लेकिन अब ये जो दूसरी है, ये रिसर्च में कम कम है, मीडिया में इस पे कमेंट्री मिल रही है ज्यादा। और जो दोनों है, यानी एक थ्योरी अब ये डिस्कोर्स बिल्ड कर रही है कि यार ये रिफॉर्म हो चुके हैं, 2.0 ज्यादा अकोमोडेटिव है ये वो। और दूसरी वही पुरानी चल रही है कि भाई अकोमोडेटिव नहीं है, ये वही पुराने हैं, इन्होंने नहीं चेंज होना।
अब मैं अपनी पोजीशन बता देता हूं और उस पे बात कर लेता हूं. देखिए, मुझे ये लगता है कि ये इडियोलॉजिकल मूवमेंट्स होती हैं और इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो इनकी इडियोलॉजिकल कॉज होती है. ये अगर उसके ऊपर गिव अप करें किसी किस्म का तो इनकी लेजिटिमेसी पे फर्क पड़ता है और फिर इनकी एग्जिस्टेंस का जवाब खत्म हो जाता है. यानी आप एक मूवमेंट हैं बिकॉज आप एक आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं. अगर आप उस आइडियोलॉजी में बिलीव करना कम कर दें या उसे छोड़ दें तो फिर आप में और किसी और में फर्क खत्म. यानी जो एक तालिबान नॉन तालिबान का फर्क है वो अगर खत्म होना शुरू हो जाए तो फिर तालिबान के रहने का जवाब नहीं रहता. तो तालिबान की आइडियोलॉजिकल स्टांस है क्या? मोटी मोटी नंबर एक, ये डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते. ये एक एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, रहेगी. ये एक इमारत में बिलीव करते हैं, इस्लामिक एमिरेट में बिलीव करते हैं वर्सेस एक रिपब्लिक जो करंटली एग्जिस्ट करता था. और अब ये जो गुफ्तगू हो रही है को एमिरेट और रिपब्लिक के दरमियान कोई एक ऐसा बनाया जाए हाइब्रिड सिस्टम जिसमें दोनों साइडें अकोमोडेट हो. उसके अंदर जो मॉडल अवेलेबल है प्रैग्मेटिक क्लोजेस्ट जो हमें नजर आता है वो ईरान का मॉडल है. यानी वहां पे एक सुप्रीम काउंसिल है, वो सुप्रीम काउंसिल जो है वो काफी लोगों को वेट करती है और उनको इजाजत देती है कि वो इलेक्शन लड़े. लेकिन मेन पावर ऊपर से सुप्रीम काउंसिल और उनके जो चुनिंदा लोग होते हैं उनके पास होती है, वो ऊपर से देखते रहते हैं. तो ऐसी कोई काउंसिल बनेगी जिसको तालिबान डोमिनेट करेगा और उसके नीचे को पॉलिटिकल सिस्टम एक एग्जिस्ट करेगा. आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा वो किस तरह का बनता है. तो एक तो इनकी आइडियोलॉजी हो गई, उस पे कोई कॉम्प्रोमाइजेस मेरा नहीं ख्याल के होगा. अब आ गई इनके पॉलिटिकल स्टांस कुछ चीजों के ऊपर. मसलन मीडिया था, मीडिया को इन्होंने अलाउ नहीं किया. बैक इन द डे जब इनकी गवर्नमेंट थी इन्होंने, अब ये कर रहे हैं. इसी तरह विमेन राइट्स और माइनॉरिटी के राइट्स आ गए, उस पे इनकी बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन थी. अब इस पे ये थोड़ी सी एक मोतदिल पोजीशन ले रहे हैं कि अलाउ करेंगे कि जी एजुकेशन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं लिमिटेड लिमिटेड सेक्टर्स में, जैसे एजुकेशन हो गई, जैसे हेल्थ हो गई. मीडिया में अलाउ कर रहे हैं, वो एक ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं और पॉलिटिक्स में भी उनको स्पेस दे रहे हैं कि अकोमोडेट करेंगे. अब देखें बैक इन द डे हुआ क्या, ये बात कॉन्टेक्स्ट में डालने की जरूरत है कि जो तालिबान के मूवमेंट थी वो किस तरीके से हुकूमत में पहुंच गई और फिर उन्होंने क्या किया और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनके साथ कैसे किया और ये चीज सारी कहां चलेगी. देखें, ये सारी कहानी शुरू होती है एक लड़के के रेप के ऊपर जो दो मुजाहिदीन कमांडर उसके पीछे कर रहे थे, लड़ रहे थे एक दूसरे से, और वहां से एक मूवमेंट चली मदरसा की जिसने जाके उस लड़के को उन दोनों कमांडरों से निजात दी, छुड़ाया. उसके बाद और लोग इनके पास आना शुरू हो गए अपनी शिकायतें लेके, जिनको इन्होंने एड्रेस करना शुरू किया. वहां से एक मूवमेंट बनी, बनते बनते वो मूवमेंट 1996 में काबुल में पहुंच गई. अब जब ये लोग काबुल में आए, गांव से निकले हुए लोग, आप इन्हें रूरल मुल्लाज कह लें, ये जब काबुल में आए, काबुल में दाखिल हुए, इन्होंने काबुल को नहीं देखा हुआ था, काबुल की लाइफ नहीं देखी हुई थी. इन्होंने जब देखा कि लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, इस्लाम तो ये कहता है, हमें ये पता था, यहां तो ऐसी लाइफ है. इनके अंदर एक सिविल वॉर की वजह से गुस्सा भी पाया जाता था. तो इन्होंने बहुत ही शदीद किस्म की पॉलिसीज लगा दी. वो सब कहानियां सबको पता है, वो बड़े उसमें बहुत ज्यादा हुरिफिक एक पिक्चर बन के नजर आती है. अच्छा, अब हुआ क्या, ये एक्सीडेंटली आ गए थे, ये एक्सीडेंटली पहुंचे. इनको ठीक है सपोर्ट हो गई पाकिस्तान की, वो अपनी जगह एक बात बिल्कुल सही है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, हमें डिनाई नहीं करना चाहिए. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये रिफॉर्म होना चाहते थे, ये रिफॉर्म होना चाहते थे. इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनको आइसोलेट कर दिया, इनको सैंक्शन कर दिया, इनसे एंगेज करना बंद किया. जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनको आइसोलेट किया, क्योंकि जब ये एक्सीडेंटली पहुंचे, इन्हें खुद भी नहीं पता था कि हम अब करें क्या. ये जितने हार्श थे उतना होना नहीं चाह रहे थे. अगर ये एंगेज होते तो ये रिफॉर्म होते, ये मॉडरेट होते. लेकिन जब ये सैंक्शन हो गए, ये आइसोलेट हो गए, पराया स्टेट बने,
तो इन्हें किसने एंगेज कर लिया? इन्हें उसामा बिन लादेन ने एंगेज कर लिया, उसके पास पैसा था, तो ये उस तरफ चल पड़े। तो ये कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि वहां हुआ क्या। अब ये पहुंच गए हैं दोबारा, अब 2.0 है चले, तो इनके अंदर एक बिहेवियरल चेंज है जी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी और पॉलिटिकल अकोमोडेशन का ये इजहार कर रहे हैं, रिटोरिक की हद तक कर रहे हैं। क्या ये वाकई ही ऐसे तब्दील हो चुके हैं? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ वक्त देगा चीमा साहब। हम सिर्फ कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, या हम इस पे बहुत ही ज्यादा जो है वो वरिड हो सकते हैं कि क्या हम इनको यकीन करें। इन्हें कोई यकीन करने पे तैयार नहीं है, जो वाकई नजर आ रहे हैं उनसे इन्हें कोई यकीन नहीं कर रहा। तो ये डबल प्रेशर होगा तालिबान के ऊपर कि अगर उन्हें इंटरनेशनल लेजिटिमेसी चाहिए, अगर उन्हें वो एड अवेल करना है, उन्हें प्रूव करना होगा, उन्हें अपनी पॉलिसियों को रिफॉर्म करना होगा, उन्हें मॉडरेशन दिखानी होगी, और उनको जितनी वो प्लेजेस दे रहे हैं उनके ऊपर दे विल हैव टू, इफ दे आर वॉकिंग द, इफ दे आर टॉकिंग द टॉक, दे विल हैव टू वॉक द टॉक एज वेल। एंड आई थिंक ओनली टाइम विल टेल इफ दे हैव रिफॉर्म्ड और नॉट। दूसरी बात यह है कि तालिबान की मूवमेंट मोनोलिथ नहीं है, इसके अंदर शेड्स ऑफ ओपिनियन पाए जाते हैं। इसमें मॉडरेट्स भी हैं, इसमें हार्डलाइनर्स भी हैं, इसमें ट्राइब्स भी हैं, इसमें आइडियोलॉजिकली लीनिंग्स के लोग हैं। प्राइमरीली तो एक देवबंदी मिलिटेंट मूवमेंट है ये, जो पॉलिटिकल लाइफ में अब दाखिल हो रही है। देखिए, हमास थी पैलेस्टाइन में, वो हुई है, हिजबुल्लाह है लेबनान में, वो हुई है। तो हमारे पास प्रेसिडेंट्स मौजूद है, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह एंगेज हुए, तो इनसे एंगेज करना पड़ेगा जी। ये मैंने आपका बहुत ही लंबा चीमा साहब जवाब दे दिया, लेकिन ये मेरा एक जवाब है मुख्तलिफ एंगल देखने का इसका। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है कि इसको एटलीस्ट होलिस्टिक पिक्चर हमारे सामने रखी है। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, असल मकसद तो ऑब्वियसली इस डिस्कशन का ये है कि हम अभी समझें और अपने व्यूअर्स को भी समझाएं कि बेसिकली ये जो सारी मूवमेंट है, जिस तरह आपने इसके शुरू में जिक्र किया, और ये अभी इनकी पोजीशन किस तरह हो रही है और दुनिया इनको किस तरह देखने की कोशिश कर रही है, और ये है किस तरह। अच्छा, बासित साहब, बिल्कुल सही कहा आपने इस हवाले से कि ये तो ऑब्वियसली ये एक रेडिकल अप्रोच ही इनकी रहेगी। लेकिन एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूँ, और वो सवाल ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में लोग बड़े खुश हैं कि जनाब तालिबान आ गए। दो एंगल, तीन इसके नजर आते हैं। एक एंगल तो ये ठीक है जी कि वो अमेरिका चला गया, वो मुसलमानों के अंदर आपको पता ना है कि जी अमेरिका इराक में आ गया, अफगानिस्तान में आ गया, तो शायद ये मुसलमानों के अगेंस्ट वॉर शुरू हो चुकी हुई है। दूसरा ये है कि जी इंडिया का रोल अब जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, या वो चेंज हो जाएगा, या इंडिया की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, या वट एवर, इसको और भी पराए में बात की जा सकती है। ये मैं एंगल चेंज कर। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं समझना चाह रहा हूँ और जो मैं समझता हूँ कि आप इस पे मुझे बताएं, वो ये है कि जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कंसर्न था कि अफगानिस्तान की सॉइल जो है वो टीटीपी इस्तेमाल ना करे, और टीटीपी को कोई इस्तेमाल ना करे, या कोई ऐसे ग्रुप्स अदर देन टीटीपी जो है वो इस्तेमाल ना हो। आप क्या समझते हैं कि क्या अफगान जो है, जो तालिबान है, वो क्या टीटीपी को कोई प्रेशराइज करेंगे पाकिस्तान के साथ किसी पीस डील की, या कि तालिबान इस पोजीशन में होंगे कि वो किसी भी ग्रुप को मना करेंगे कि वो पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई हमला ना करें, या जो अभी जो जमीन अफगानिस्तान के कंट्रोल में है, जो ऑब्वियसली तालिबान के पास है, will they make it sure yeah they can give some relief to Pakistan? How do you see this? देखिए, मैं दोबारा वही बात करूंगा कि क्या एंड ऑफ द डे आप इनसे एंगेज करेंगे या इन्हें छोड़ देंगे, आइसोलेट करेंगे, पराया बनाएंगे, सैंक्शन लगाएंगे, और इनको वही वो जो एक वो चल रहा है नार्को जिहादिस्ट स्टेट बन गई, और एक वो एक देखे ना, वो एक है जो जेनोफोबिया में चल रहे हैं, पैरानोया में चल रहे हैं, एक वो है जो जुबिलेशन में चल रहे हैं। ये होगा जो आपने बताया, पाकिस्तान में भी वो एक चीज पाई जा रही है। तो क्या करेंगे? मेरा ख्याल है बहुत ही अगर रैशनल एक्टर हैं जो हैं, उन्होंने अमेरिका के साथ एंगेज किया है, कतर के अंदर किया है, चाइना को कर रहे हैं, ईरान को किया है, रशिया को किया है, पाकिस्तान को करते हैं, तो उनकी कैलकुलेशन में उनको ज्यादा फायदा या नुकसान वो टीटीपी पहुंचा सकती है या पाकिस्तान की रियासत पहुंचा सकती है। ये एक आम सा बहुत ही सादा सी बात है। पाकिस्तान से उनका सी रूट बनता है, तिजारत सारी यहां से आती है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी से एंगेज करने के लिए उन्हें ज़रूरत होगी, चाइना से, रशिया से एंगेज करने के लिए भी उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत होगी।
तो आंसर बड़ा आसान हो जाता है फिर कि दे विल गो विद द पाकिस्तानी स्टेट, नॉट टीटीपी। अच्छा, अब टीटीपी का क्या होगा, ऐसे जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कोई वो उनके साथ भी कोई इनको एंगेज करा रहे हैं कि अब अगर कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ है तो वो लोग हथियार डाल दें। अगर हथियार डालते हैं और उनको एक माफी का मिल जाए तो वो अपने घरों को लौट आएंगे, वापस फाटा में आ जाएंगे। फाटा में आ जाते हैं तो आराम से रहे, वहां पे लॉ ऑफ द लैंड के तहत रहे। अगर उनको एक इस्लामी निज़ाम चाहिए तो हमारे पास मिसालें मौजूद हैं, जैसे आचे इंडोनेशिया के अंदर एक इंसर्जेंट ग्रुप था जिसको ऑटोनॉमी दे के उसको एक शरिया सिस्टम की इजाजत विद इन दैट ऑटोनॉमी दी गई है। तो अगर लिमिटेड ऑटोनॉमी में वो लेते हैं तो बात हो सकती है, ठीक है, पे रियासत अपनी नजर तो रखेगी। तो ये बातचीत चल रही है, एक जिरगा चल रहा है, देखिए उसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो वो कर तो रहे हैं, जहां तक उनकी इस बात का ताल्लुक है कि क्या वो अपनी जमीन का इस्तेमाल होने देंगे। देखें, वो जमीन उनकी टीटीपी इस्तेमाल करे, ईटीआईएम करे, चेचन और जो सेंट्रल एशियन जिहादिस्ट है वो करे, या अलकायदा, उन पे प्रेशर आएगा। प्रेशर रीजनल आएगा, इंटरनेशनल आएगा, पाकिस्तान का आएगा, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये तो बात ही नहीं रह जाती कि वो किसके, ये उनकी एक स्ट्रक्चरल कंपल्शन होगी अफगान तालिबान की, गवर्नमेंट रख के लेनी है तो उनको ये करना पड़ेगा। वो नहीं करेंगे तो उनके लिए मसले बढ़ जाएंगे। बिल्कुल हाँ, ठीक है। लेकिन मैं ये जरूर कह दूंगा कि वो कोई काइनेटिक एक्शन नहीं लेंगे। कोई अगर ये समझता है कि जैसे दाइश के खिलाफ वो जाके कार्रवाई करते हैं, पुरतशद्दुद कार्रवाई, वो नहीं वो करेंगे। हाँ, वो अकोमोडेट कराएंगे कि यार आप इनसे बात कर लें, अपने मसले हल कर लें। मसले हल नहीं होंगे, अगर उधर भी रहे तो वो उन्हें रोक के रखेंगे, वो उनको कोई कार्रवाइयां नहीं करने देंगे। इसमें कोई शक नहीं है मुझे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बासित साहब, एक आधा और सवाल आपसे करना है, और वो ये सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कि डेफिनेटली डिफरेंट जगह पे प्लेस्ड हैं, अच्छी जगहों पे प्लेस्ड हैं, शायद वो ये भी समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में एक मजीद स्ट्रॉन्ग रोल होगा, जिसमें पाकिस्तान वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है, और जो जो अफगान तालिबान जो हैं वो हम वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं, वहाँ इकोनॉमिक प्लानिंग में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रिकंस्ट्रक्शन, पता नहीं क्या क्या बातें, लॉजिस्टिक्स और ये बहुत कुछ। क्या पाकिस्तान का आइंदा अफगानिस्तान में कोई किरदार हो सकता है? अगर हो सकता है तो वो किस नेचर का हो सकता है, या कि तालिबान जो है अब वो रेजिस्ट करेंगे पाकिस्तान को, वो यहाँ पे कोई चीज माइक्रो मैनेज करने की कोशिश ना करे? और डू यू सी दिस एंगल? एंड इसी से लिंक जो एक तो ये पॉइंट है, दूसरा जो मैं बात करना चाह रहा था कि शायद ये यह समझा जा रहा है कि शायद अमेरिका पाकिस्तान को नया अफगानिस्तान में रोल देना चाह रहा है, शायद मेन स्ट्रीमिंग ऑफ तालिबान। तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान को ये रोल लेना चाहिए या एक नेसेसरी चीज है? देखिए, इस बात को भूल जाएं कि काबुल में गवर्नमेंट किसकी है एक मिनट के लिए। इस चीज को साइड पे रख दें, तीन चार वेरिएबल्स देख लें। ज्योग्राफी, फॉर इंस्टेंस, ज्योग्राफी को देखें। सबसे ज्यादा डायरेक्ट अप्रोच किस मुल्क की है अफगानिस्तान की तरफ? 2400 कुछ का किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो किस मुल्क का है? दूसरा देख लें, एथनिक लिंकेजेस की बात कर लें। ज्यादा पश्तून पाकिस्तान में रहते हैं, कम पश्तून अफगानिस्तान में रहते हैं। एथनिक लिंकेजेस भी हैं, फिर हिस्टोरिकल लिंकेजेस भी हैं, फिर एक उसके अंदर ये रिलीजियस बॉन्ड भी आ जाता है, वो भी हैं। रोजाना की बुनियाद पर चीमा साहब, आपको पता है कि कितने लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान में इलाज के लिए आते हैं, तालीम के लिए आते हैं, काम के लिए आते हैं, या अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आते हैं। वो तादाद हजारों लाखों में है जो डेली तौर पे उसको क्रॉस करती है। तो ये फिर अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, उसकी सारी तिजारत पाकिस्तान के पोर्ट्स के थ्रू होती है, माइनस सम ईयर्स ये जो अभी हो गया था। तो नेचुरल एक इन्फ्लुएंस बनता है, इसको भूल जाएं आपके वहां पे गवर्नमेंट क्या है। अब आ गई बात तालिबान की। देखें, उनको एक हद तक तो गवर्नमेंट बनाने में मदद देनी है, वो दे रहे हैं, लेकिन क्या खाली तालिबान है? दूसरे फैक्शंस नहीं है। नॉर्दर्न अलायंस के सारे जो लोग हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, इनके मुज़ाकरात होंगे और ये आपस में बैठेंगे तो ये किसी नतीजे पे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब एक गवर्नमेंट बन जाती है तो क्या तालिबान पाकिस्तान की सारी बातें सुनेगा? क्या पाकिस्तान का तालिबान के ऊपर अनलिमिटेड कंट्रोल है? क्या इतना सख्त कंट्रोल है कि पाकिस्तान कहता है बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, खड़े हो जाओ तो खड़े? ऐसा कुछ भी नहीं है जनाब।
पाकिस्तान जब तालिबान की गवर्नमेंट 1996 से 2001 में भी थी, तो तालिबान पाकिस्तान की वही बातें सुनता था जो उसके मफाद में होती थी। रियाज बसरा की एग्जांपल ले लें, कभी उन्होंने पाकिस्तान के हवाले नहीं किया। बामियान बुदाक पे ले ले, इन्होंने मिन्नतें कर ली कि मत करो ये, उन्होंने फिर भी जाके कर दिया। उसामा बिन लादेन का वाकया देख ले, नहीं सुना उन्होंने। 2015 में मुल्ला अख्तर मंसूर जब इसके तालिबान के चीफ बने, बाद में ड्रोन में मारे गए थे, और यहाँ पे गनी साहब की गवर्नमेंट आई और गनी साहब ने शुरू में पाकिस्तान को बड़ा एंगेज किया। GHQ गए थे, इस्लामाबाद आए थे और कहा कि पाकिस्तान को कहा कि अब हमारे मुज़ाकरात कराओ। तो पाकिस्तान ने जब तालिबान को मजबूर किया कि बैठो और इनके साथ बात करो, जिसे मरी पीस प्रोसेस कहा जाता है, जिसके दौरान मुल्ला उमर की डेथ की न्यूज लीक हो गई थी, तालिबान नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने मुल्ला अब्बास स्तानकज़ई को इनफरादी हैसियत में भेज दिया कि तुम जाके बात कर लो, क्योंकि ये हमें कह रहे हैं तो हमें इनको भी सुनना पड़ेगा। लेकिन तालिबान ने ऑफिशियली अपनी स्टेटमेंट में उस मुज़ाकरात से दूरी का इजहार किया और उन्होंने कहा ये अपनी इनफरादी हैसियत में आए थे, हमारे जो मुज़ाकरात होंगे वो कतर ऑफिस करेगा, वो मजाज अथॉरिटी है, इसको हम नहीं मानते। तो तालिबान पाकिस्तान की बात उस तरीके से जो उनके मफाद में नहीं है वो नहीं सुनता। वो ये बात बहुत ही आसान होनी चाहिए। ये एक गलत फहमी है, जो जैसे मैंने कहा, जिस तरह लोगों को ये बड़ी जल्दी है कि यार ये मॉडरेट हो गए हैं कि नहीं हो गए, इनको हम कैसे चेक करें, वो कौन सा बैरोमीटर थर्मामीटर है जिससे पता चलेगा। ये मिथ भी क्लियर हो जाएगी अगले आने वाले चंद महीनों में कि कितना इन्फ्लुएंस है कितना नहीं है। उन्हें हुकूमत की लेजिटिमेसी के लिए अपनी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को इस्टेब्लिश करना होगा इन द आईज ऑफ द अफगान पीपल। तो स्ट्रक्चरली, और फिर उन्होंने डाइवर्सिफाई किए अपने रिलेशनशिप, ईरान के साथ है, रशिया के साथ है, चाइना के साथ है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ है, अमेरिका के साथ उन्होंने दोहा में बड़ा एंगेज किया है। तो उनको पाकिस्तान की कितनी जरूरत है, पाकिस्तान उन्हें दे क्या सकता है? पाकिस्तान को तो खुद इकोनॉमिक एड की जरूरत है, पाकिस्तान को तो खुद इसकी डिपेंडेंस है। पाकिस्तान उनको सिवाय एडवाइस के दे कुछ नहीं सकता जो मुफ्त आती है जनाब। तो एक लिमिटेड इन्फ्लुएंस है, ये गलत फहमी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। बट आई होप, आई विश एंड प्रे कि अफगानिस्तान में अमन आए। और मैं जो आपकी इंडियन ऑडियंस है, मैं उनके थ्रू भी कहूंगा कि इंडिया एंगेज करे जनाब। इंडिया तालिबान से क्यों एंगेज नहीं करता? इंडिया मिस्ड द ट्रेन, राइट? आज इंडिया के अंदर अगर ये सवाल हो रहा है कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की, मनमोहन सिंह साहब ने की, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने की, फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की, उनकी पार्लियामेंट बनाई, सलमा डैम बनाया, और काफी सारे प्रोजेक्ट थे। और अब अगर तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है तो उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या है? और अगर सिक्योरिटी कंसर्न है तो इन्होंने कतर में एंगेज किया था, फिर पीछे हो गए, थोड़े से डामाडोल से थे। करें एंगेज, तालिबान से एंगेज करके रखें, अपने प्रोजेक्ट्स जो है उनको भी देखें और अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी एड्रेस कराएं। तो मेरा तो ख्याल है उन्हें एंगेज करना चाहिए। एंगेज करके उनकी गलत फहमियां भी दूर हो जाएंगी और उनको रियलिटी भी विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चल जाएगी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मेरे ज़हन में और आ रहा है। मेरे पास ये बुक है इस वक्त, वली नसर की, द डिस्पेंसिबल नेशन। ये 2013 में आई थी। उस वक्त मुझे याद है मैंने काफी पढ़ी, और मैंने इसको एक पढ़ने का एक अच्छा तरीका भी होता था, स्टूडेंट्स को भी पढ़ा देते थे। तो मैं दोबारा आज खोली इस पे, तो मैं कुछ चीजें देख रहा था। तो वो जनरल कियानी से जो मुलाकातें उन्होंने की, तो उन्होंने कहा जनाब कि आप, जनरल कियानी ने एडवाइस की अमेरिकन को कि 4 लाख की जो इतनी बड़ी फौज है अफगानिस्तान की, वो ना बनाएं। और अगर ये फौज बनाएंगे, इसको बिलियंस ऑफ डॉलर इसका सालाना खर्चा है जो अमेरिकन कांग्रेस नहीं देगी, तो बाद में ये हमारे लिए मसला बन जाएगा, ये मलेशियास बन जाएंगे। सवाल बादशाह साहब आपसे छोटा सा मेरे ज़हन में आया, मैंने वो पढ़ रहा था तो मेरे ज़हन में भी क्लिक किया कि क्या आप समझते हैं कि जो इस वक्त अफगान आर्मी है ये मलेशियास में कन्वर्ट हो सकती है, या आप समझते हैं कि इनके अंदर वो एप्टीट्यूड या पोटेंशियल या इंगेज नहीं हो सकते? ये मेरा ख्याल है अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। ऐसी मिसाल मौजूद है, ये इराक के अंदर हो गया था। इराक के अंदर जो बाद में बैकलैश आया अमेरिका के खिलाफ, उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ बाथिस्ट आर्मी के एलिमेंट्स का था जो अलकायदा के अंदर गए, बाद में आईएसएस में हमें नजर आए। तो मेरा ख्याल है उसको अंडरमाइन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक आर्मी है, वो 20 साल रही तो है, ट्रेनिंग तो उनके पास है, उन्हें पता है वेपन्स कैसे हैं, उनको टेरेन का भी पता है वगैरह। फिर एथनिक एंगल आ जाता है। तो अगर तो अफगानिस्तान में अमन रहता है, एक ब्रॉड बेस्ड इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनती है, पावर शेयरिंग होती है और ये आगे चलता है, ये सेटअप चलता है, तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता, हाँ एक्सेप्शंस अपार्ट,
कहीं कहीं पे हो जाता है, जैसे अभी अमरुल्ला साले ने पंजशीर से की 3 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने ले लिए, तो वो एक नजर आया है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर तो एथनिक जो डिफरेंट फैक्शंस है वो इंक्लूड होते हैं टू देयर सेटिस्फेक्शन, तो फिर तो मुझे नहीं लगता। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसमें चांस तो रहता है, फिर स्पॉयलर्स उसको सपोर्ट भी कर देते हैं। तो एज ऑफ नाउ थिंग्स इन अफगानिस्तान आर वेरी वेरी फ्लूइड, very uncertain, but there are hopes and prayers and wishes for peace, for stability, regional peace and stability. And once again I would invite your Indian audience कि वो आए अफगानिस्तान के साथ engage करें, वो हमारे से ज्यादा कर रहे थे, continuously करें। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच बासित साहब फॉर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड ये सारी सिचुएशन को और हमारे सवालों के जवाब देने का बहुत शुक्रिया। Always a pleasure to be on your show, Cheema साहब, thank you।